देख रहे हैं खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में हम आपके सामने कुछ ऐसे सॉलिड सबूत रखेंगे जो कुछ लोगों को बेचैन कर देंगे। सीबीआई की जांच में आज का दिन पूरी तरह एक्शन से भरा हुआ था। इस एक्शन से ऐसा लग रहा है कि सुशांत केस की गुत्थी अब सुलझ कर ही रहेगी। सीबीआई ने आज सुशांत से जुड़े कौन से सबूत इकट्ठा किए और क्या है वो सवाल जिनके जवाब सीबीआई तेजी से ढूंढ रही है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही सुशांत केस पर आज तक के सबसे बड़े खुलासे का विश्लेषण करेंगे। ये एक तरह से सुशांत केस की चाबी है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि सुशांत की मौत के बाद जब उनके फ्लैट का ताला खुला तो क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह भारत और चीन का बॉर्डर वाला केस भी उलझा हुआ है। चीन लगातार भारत के साथ विश्वासघात कर रहा है, इसीलिए भारत आक्रामक होकर चीन के साथ सैन्य हवाई बेस पर नजर रख रहा है। इनमें से 3 एयरबेस तो लद्दाख के ठीक सामने है। इस बड़ी खबर के सारे पहलू आपके सामने रखेंगे। वैसे यह ऐसा दौर है जब चीन के दोस्त कम है और दुश्मन ज्यादा हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी रक्षा तैयारियों का वीडियो शेयर करके चीन को नया सरदर्द दिया है और चीन के इस सरदर्द के प्रायोजक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये एक रोचक कूटनीतिक खबर है, इसे भी देखिएगा। और आज की ट्रेंडिंग खबर यह है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को चांद की कक्षा में पहुंचे हुए आज 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में 4400 चक्कर लगाए। इस ऑर्बिटर में इतना ईंधन है कि ये अगले 7 साल तक काम करता रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत मामले की। उनकी मौत को लेकर सवालों, आरोपों, कयासों और आशंकाओं का जाल बुना हुआ है। इसी जाल से सीबीआई सच निकालने का प्रयास कर रही है। मुंबई पहुंची सीबीआई ने अपनी टीम 3 हिस्सों में बांटी और पड़ताल शुरू कर दी। सीबीआई ने एक तरफ सुशांत की मौत से जुड़ी सारी रिपोर्ट्स और सबूत मुंबई पुलिस के लिए, तो दूसरी तरफ सुशांत से जुड़े लोगों ने सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी। यानी सीबीआई फुल एक्शन में। वो जिन्होंने मुझसे कहा कि छोटे शहर के लोग बड़े सपने नहीं देख सकते, वो जिन्होंने मुझसे कहा तू स्टार बनेगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है? इस सवाल की तलाश में दिल्ली से गई सीबीआई की टीम मायानगरी मुंबई के हर उस जर्रे की जांच कर रही है जिसका वास्ता सुशांत सिंह राजपूत से रहा है। सीबीआई के लिए आज जांच का पहला दिन था और सीबीआई के तेज तर्रार अफसर 3 हिस्सों में बंटकर तेजी से काम शुरू कर चुके थे। पहली टीम केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स, ऑटोप्सी रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के रिकॉर्डेड बयान पर काम चल रहा है। दूसरी टीम सुशांत केस से जुड़े लोगों के बारी बारी से दोबारा बयान दर्ज करेगी, जिसमें रिया चक्रवर्ती का परिवार, सुशांत के पूर्व मैनेजर, सुशांत के घरेलू स्टाफ और मौके पर मौजूद रहे लोग शामिल हैं। तीसरी टीम इस एंगल से जांच में जुटी है कि कहीं सुशांत की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, फिल्मी हस्तियों से उनके कैसे रिश्ते रहे हैं। यही टीम पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर और मनी लॉन्ड्रिंग वाले मसले को भी देखेगी। तीनों टीमों के अधिकारियों ने सबसे पहले डीसीपी त्रिमुखे से मुलाकात की। करीब आधे घंटे की बातचीत के बाद सीबीआई ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। सीबीआई ने सुशांत राजपूत के 3 मोबाइल, सुशांत राजपूत का लैपटॉप, जूस वाला ग्लास, फांसी के फंदे का टुकड़ा जिससे फंदा बनाया गया, वो हरा कपड़ा, सुशांत के कपड़े, कंबल और बेडशीट अपने कब्जे में ले लिया। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई का सबसे पहला काम यही था कि वो मुंबई पुलिस से वो सारे सबूत अपने पास ले ले जो इस केस में आगे चलकर बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इनमें उस कमरे की तस्वीरें, वीडियो, फॉरेंसिक एविडेंस और उन गवाहों के बयान जिन्होंने उस वक्त गवाही दी थी जब सुशांत की मौत हुई थी, और सुशांत के घर में खासतौर पर वो 4 अहम गवाह मौजूद थे। और सीबीआई ने कोई देरी नहीं की, ये तमाम सबूत उसने मुंबई पुलिस से अपने कब्जे में ले लिए। सीबीआई की जांच के लिए ये काफी अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि डायरी से सीबीआई को सुशांत की मानसिक हालत का पता चल सकता है। डायरी में सुशांत की जुबानी कुछ कहानियां दर्ज हो सकती हैं।
लैपटॉप से सीबीआई को सुशांत की निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़े जानकारियां हासिल हो सकती हैं। मोबाइल की कॉल डिटेल बताएगी कि सुशांत ने आखिरी दिनों में किससे और क्या बात की थी। इसके अलावा सीबीआई ने मुंबई पुलिस से अब तक की जांच रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट ले ली है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स भी मांगे हैं। तमाम फोटो की जांच सीबीआई की फॉरेंसिक टीम करेगी। सुशांत केस की जांच करने मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम में सबसे ज्यादा सदस्य फॉरेंसिक टीम के हैं। दरअसल ये पूरा केस अब फॉरेंसिक एविडेंस पर ही टिका है, चाहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, कमरे की तस्वीरें हो या फिर अलग अलग जगह से लोगों के उठाए उंगलियों के निशान। यही वजह है कि सीबीआई की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ अब क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी। सीबीआई की टीम सुशांत के इस फ्लैट नंबर 601 से सच खोद कर निकालने के लिए तैयार है। ये वही कमरा है जिसमें सारे राज छिपे हैं। ये बेड सुशांत का ही है। बेड से पंखे के मोटर की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है, जबकि सुशांत का कद 5 फीट 10 इंच का था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इसमें पंखे से लटक कर खुदकुशी कैसे संभव है। एक पेच ये भी है कि कमरे में कोई टेबल या कुर्सी नहीं थी। इस वजह से सुसाइड थ्योरी पर शक होता है। इस सच का पता लगाने के लिए सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। आज तक संवाददाता सुजीत झा ने भी सुशांत के इस घर का जायजा लिया था, कोने कोने की पड़ताल की थी। जब ये घटना घटी थी 14 जून की सुबह में, वो सुबह में जल्दी उठ गए थे, करीब 7 बजे के लगभग उठे थे। उन्होंने ठंडा पानी मांगा था, हालांकि ठंडा पानी पीना उनको मना था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद उन्हें जूस दिया गया था। उसके बाद वो सोने चले गए थे। और लगभग जब दोपहर के खाने की बात होने लगी कि खाना क्या खाएंगे, तो बार बार लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन खुल नहीं रहा था। फोन भी किया गया, लेकिन फोन बज रहा था लेकिन उठा नहीं रहा था। ऐसे में चाबी खोजने की कोशिश जरूर हुई और नहीं मिलने पर इस ताला को तोड़ा गया। यूरोप से आने के बाद सुशांत के इस घर पर पहली बार आज तक पहुंचा था और अब यहीं से सीबीआई नए सिरे से सुशांत की मौत को समझेगी। उस घटना के समय उनके 2 दोस्त सिद्धार्थ और एक और इस कमरे में थे और 3 लोगों ने सबसे पहले सुशांत को देखा कि वो लटके हुए हैं पंखे में। उधर सीबीआई की पहली टीम जब सबूत इकट्ठा कर रही थी तो दूसरी टीम अपना काम कर रही थी। सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज से सवाल जवाब किए गए। 13 जून को क्या हुआ था, रूम में कौन कौन मौजूद था, सुशांत का व्यवहार कैसा था, क्या सुशांत ने 13 जून को डिनर किया था, किसने सुशांत का शव देखा, सुशांत के शव को किसने उतारा, क्या किसी को शव उतारने के लिए बुलाया गया, अगर हाँ तो वो कौन था, पीसीआर को कब कॉल किया गया, 6 महीने से सुशांत के फ्लैट में कौन कौन रह रहा था। नीरज ही वो आदमी था जिसने बताया था कि सुशांत के घर पर रिया कैसे अपने दोस्तों के साथ सुशांत के पैसों से ही सुशांत के घर में पार्टी करती थी। वो मतलब पार्टी चलती रहती थी तो खर्च किसका होता था? कार्ड वगैरह साहब का, मोबाइल वगैरह सर का होता था। नीरज ने ही बताया था कि सुशांत रिया से मिलने के पहले काफी अलग थे और विदेश जाने के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। बाकी सब कुछ ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि फिर अचानक सर की तबीयत खराब हुई यूरोप जाने के बाद। तबीयत खराब हुई? हाँ, दिसंबर में, लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था। तब तक ठीक थे। छिचोरे का प्रमोशन खत्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई। सीबीआई ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सवाल जवाब किए। 15 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग वाले मसले पर पूछताछ हुई, क्योंकि मिरांडा ही वो शख्स है जो सुशांत का हिसाब किताब देखता था। सुशांत के पिता की एफआईआर में मिरांडा का भी नाम था। सीबीआई को सुशांत के अपार्टमेंट से सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग को अधिकारी अपने साथ ले गए हैं। इसकी जांच अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट करेंगे। मालूम करने की कोशिश होगी कि कहीं सीसीटीवी से छेड़छाड़ तो नहीं हुई। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि सीबीआई सुशांत से जुड़ी हर परत उधेड़ रही है, ताकि जल्द से जल्द सुशांत की मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठ सके।
मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब सुशांत की मौत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुशांत केस में एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है। जी हां, सुशांत के कमरे का पहला चश्मदीद आज तक पर है। 14 जून को सुशांत के कमरे का क्या हाल था, कमरे में उनकी बॉडी कहां थी, सुशांत की मौत के बाद जब दरवाजा खुला तो क्या हुआ, ये सब सुशांत के कमरे की चाबी बनाने वाला आज तक के खुफिया कैमरे पर बता रहा है। आप भी सुनिए। लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ने के बाद जैसे दरवाजा खुला उन लोग ने मुझे कुछ देखने नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं, बिल्कुल भी। जैसे दरवाजा खुला फिर वो बोले कि आप लोग चले जाओ, आप चले जाओ। किसने बोला था? वो तो 4 जन थे, 3-4 जन थे, उनका नाम नहीं मालूम है। तो पुलिस आ गई थी तब तक? पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं थी तो बिना पुलिस के ताला तोड़ा गया? वो लोग घबराए नहीं थे कि क्या हुआ नहीं हुआ? नहीं, घबराए हुए तो नहीं लग रहे थे। हाँ, घबराए हुए तो नहीं लग रहे थे। तो जब बॉडी उन लोगों ने, आप कह रहे हो कि बॉडी उन लोगों ने पहले देखा, जो 4 वो तो मुझे तो पता भी नहीं था कि अंदर क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है। नहीं, एक मुझे एक बात बताइए, आप जब गए वहाँ पर आपने क्या क्या कौन से माले पर था, किस तरीके से अंदर गए? माले पे था, 6 माले पे से ऊपर डुप्लेक्स फ्लैट है, ऊपर लेके गए। अच्छा, फिर ऊपर का लॉक तोड़ा। लॉक कहाँ था? लॉक कौन सा वाला तोड़ा आपने? बेडरूम का लॉक था। बेडरूम का लॉक था, तो कौन सा था उसका की, कौन सा ये हैंडल लॉक तोड़ा है, कौन सा तोड़ा आपने? कंप्यूटराइज की वाला था। अच्छा, कंप्यूटराइज की वाला था। फिर कैसे तोड़ा उसको आपने? तोड़ डाला, तोड़ डाला। फिर क्या हुआ? तोड़ने के बाद जैसे दरवाजा खुला कि उन लोग बोले कि आपका सामान लो और आप जाओ, देखने नहीं दिए थे। तो ये उस वक्त पुलिस थी क्या वहाँ पर? हाँ, पुलिस को बुलाया था उन लोगों ने? नहीं, पुलिस नहीं थी। पुलिस नहीं थी। तो कोई भी कोई घबराहट उन लोग के अंदर नहीं थी, बॉडी घर में पड़ी है ऐसा कुछ? अभी लोग क्यों ऐसा, मतलब उनको दिखाई नहीं, और क्यों ऐसा लोग के चेहरे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि घबराए हुए। अच्छा, तो चारों के चारों हाँ, रिलैक्स आराम से। हाँ। कितने बजे की बात होगी? 1:30-1:45 बजे की बात है दिन की। हाँ। कितने पैसे दिए उन्होंने? वो उनको बोला था कि कंप्यूटराइज की वाला लॉक है और टफ रहता है लॉक, उसका 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है, 2000 रुपये। वो बोले चलेगा, पैसे का टेंशन नहीं, लेकिन जल्दी आओ आप, क्या बोले, क्योंकि अंदर जो है वो थी, मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रहे बिल्कुल, और वो लॉक करने पे भी नहीं छोड़ रहे, जल्दी आना मत, इतना बोल रहे। तो यार आप 2 बार गए? हाँ, 2 बार। पहले बार में क्या देखा था? पहली बार में तो लॉक खोल के आया ना, उन लोगों ने कॉल किए मेरे को, मैं गया यहाँ से, लॉक तोड़ा, जो कि खोला उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं मेरे को, तो मेरा सामान लेके जाओ बोले, मैं सामान लेके मैं वापस आ गया। फिर 1 घंटे के बाद कॉल आया पुलिस का कि आप इधर जहाँ लॉक तोड़ के गए आप वापस आ जाओ। फिर मैं वापस गया। तो जब आप पहली बार ताला तोड़ने के लिए जब बुलाया गया तो आपको पता था कि सुशांत सिंह का? नहीं पता चला। जब सेकंड टाइम मुझे कॉल आया ना, सेकंड टाइम कॉल आने के बाद जब मैं गया उनके घर पे, तब मुझे मालूम। बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है ये, और इस मामले में एक बहुत अहम सुराग के तौर पर इन बयानों को भी लिया जा सकता है। सीबीआई केस से जुड़े हर पहलू को बहुत बारीकी से देख रही है। सीबीआई की नजर में हर वो शख्स है जो सुशांत से जुड़ा रहा। इन सब के बीच सुशांत की मौत को लेकर नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। सुशांत का केस देख रहे वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि सुशांत केस में सीबीआई ऐसा क्या निकाल के लाती है जो सुशांत की मौत मिस्ट्री से पर्दा उठा दे। सुशांत केस की चाबियां इस केस के गवाह और किरदार हैं जिनके जरिए केस के सारे ताले खुल जाएंगे। फिलहाल सीबीआई के सामने पहला सवाल यही है कि आखिर 14 जून को इस कमरे में क्या हुआ, सुशांत के फ्लैट में उस रोज क्या हुआ था। यह सुशांत के कुक ने विस्तार से बताया था। 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले शेफ वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। नीरज की माने तो 14 जून को जूस और नारियल पानी लेकर सुशांत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि कुछ देर बाद जब नीरज सुशांत से ये पूछने गया कि लंच में क्या लेंगे तो उनका दरवाजा बंद था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
नीरज के मुताबिक इसके बाद हर 15-20 मिनट में घर में मौजूद अलग अलग लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुशांत के मोबाइल पर भी फोन किया गया, मगर सुशांत ने जवाब नहीं दिया। जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह इसी बात को लेकर मुंबई पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। विकास सिंह सवाल कर रहे हैं कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं है कि सुशांत ने मौत से पहले क्या खाया था। कि अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देखिए तो इतनी कमी उस रिपोर्ट में है। मोटे हॉस्पिटल में भी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनता है वो काफ़ी इलेबोरेट बनता है कि स्टमक में क्या पाया गया, अगर हैंगिंग से हुआ तो नेक का, उसका हैंगिंग से नेक उसका हिला कि नहीं हिला, आईज ऑफ पॉपिंग आउट होना चाहिए था, मुंह से झाग आना चाहिए था, और बॉडी में अगर कोई निशान थे या कोई चोट था तो उसका क्या वजह हो सकता है। तो मतलब कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अगर उसने मॉर्निंग में जूस पिया था और नारियल पानी पिया था तो स्टमक में क्या पाया गया, क्योंकि वो सारा अनडाइजेस्टेड रहता है वहाँ। जैसे आदमी की मौत होती है तो स्टमक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करना बंद हो जाता है, तो सारा फूड अनडाइजेस्टेड वहाँ या लिक्विड अनडाइजेस्टेड वहाँ पे होना चाहिए था, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। डिप्रेशन का इलाज उनको चल रहा था क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे। नीरज के अलावा सीबीआई के लिए दूसरा किरदार है सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ ही वो शख्स है जिससे मौत से पहले सुशांत उसके कमरे में मिलने गए थे। उस दिन रात को जब मैं अपना काम खत्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा करके मैं उनको उनके रूम में छोड़ा। नीरज की माने तो सिद्धार्थ पिठानी ने ही एक चाबी वाले को बुलाया और दरवाजे का ताला तोड़ा गया। दरवाजा खुलने के बाद सबसे पहले सिद्धार्थ कमरे के अंदर गया। आगे क्या हुआ नीरज से सुनिए। सिद्धार्थ ने नीचे उतारा तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया। हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे, पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। सुशांत के पिता के वकील के सिंह यहाँ भी सवाल उठा रहे हैं। जब वहाँ बहन पहुंची है तो फोन से बार बार ये पिठानी बात कर रहा था। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिठानी जो है जब शव जल रहा था उसका फोटो लेकर के उसको आगे भी बढ़ा रहा था फोटो को, और जब शव को उसने लटका हुआ देखा उसने कोई फोटो नहीं लिया। पिठानी एक तरह का फोटोग्राफर भी था, वो फोटोग्राफी करता भी रहता था इस तरह से। तो जब उसने शव को लटका हुआ देखा तो एक भी फोटो नहीं लिया उसने, और शव को जल्दी से उतार दिया। सुशांत की मौत को लेकर संदेह के बादल छटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। सुशांत के पूर्व पीए ने आज तक पर दावा किया है कि 13 जून की रात ही सुशांत की मौत हो गई थी। ये जो हुआ है ये रात को ही हुआ होगा, ताकि उन्होंने बाद में बंद कर दिया है। सुबह सिर्फ ये दिखावा चल रहा है कि दरवाजा तोड़ो और ये सब आओ और फिर देखो, और फिर क्योंकि इन्होंने रात में जिन लोगों ने भी किया है ये, तो वो सिर्फ उन्होंने नशे में कर दिया होगा, और फिर अगले दिन सबूत छुपाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ी, ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी रिया भी अंदर गई होगी एम्बुलेंस में, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पे क्या होता है, जिसने भी अगर दबाया होगा तो उसके डीएनए टेस्टिंग वगैरह से आ जाते हैं, तो वो में भी वो अल्कोहल से साफ करने वगैरह गई होगी। इतने सारे सबूत छुपाने के लिए उन्होंने काम किए। सुशांत सिंह का परिवार और उनके पिता के वकील विकास सिंह इस पूरे मामले में पहले से ही मुंबई पुलिस को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। वो मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक बार पुलिस अफसर पहुंच जाते हैं ऐसे मामले में तो फिर उनका एक रवैया, बिना अगर कोई इंस्ट्रक्शन के पहुंचे तो रवैया बड़ा डिफरेंट होता है। फिर वो सारे एरिया को सील करेंगे, सारा वो सब कुछ सीज करेंगे, कोई आए ना, कोई जाए ना उस जगह से। लेकिन अगर उनको पहले से इंस्ट्रक्शन है कि भाई इसको ऐसा करो कि भाई इसमें कुछ, इसको हम लोग को रफा दफा करना है, इसको सुसाइड बता करके और इसको ख़त्म करना है, तो फिर वो पहुंच करके रवैया उनका उसी तरह का था। तो ये जो एक पुलिस के एटीट्यूड में जो आप बातें आ रही हैं वो बड़ा स्पष्ट तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक मंशा थी कि इस मामले को उसको अंजाम तक नहीं जाने देना है। और इसीलिए फिर वो बाद में जो इंक्वेस्ट चली और उसमें पूरे बॉलीवुड को बुलाया गया। जिया खान जैसा अगर लोग भूल गए होते इस मामले को तो आज के दिन सब कुछ रफा दफा होकर खत्म हो गया होता। विकास सिंह ने एक आरोप रिया चक्रवर्ती पर भी लगाया कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ते वक्त रिया चक्रवर्ती कई कीमती सामान अपने साथ ले गई थी।
इसके अलावा सुशांत के दोनों लॉकर खाली मिले हैं। सुशांत की जब 2 लॉकर थी घर में, दोनों लॉकरों को जब खोला गया तो बिल्कुल लॉकर दोनों के दोनों खाली थे। अब सुशांत के पास बहुत सी घड़ियां होती थी, आज के दिन में घड़ियां बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, घड़ियां थी और कुछ चेन्स थे, कैश रखता था घर में, तो सारा का सारा बिल्कुल कहाँ चला गया सडनली उसके मौत के पहले। तो वही 8 जून को जो गई है रिया, वहां से सारा कुछ खाली करके ले गई है। अब सीबीआई सारे आरोपों और केस से जुड़े सारे गवाहों से दो चार हो रही है। उम्मीद कीजिए कि सुशांत की मौत की मिस्ट्री जल्द सुलझेगी। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर वो ये कि सीबीआई की जो टीम है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली है। इस समय हम सीधे आपको लिए चलते हैं और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिव्येश इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्येश बताएं। दिवेश, आवाज आ रही है आपको? सीबीआई की ये टीम निकलते हुए हम इस समय देख रहे हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से। आज जिस तरीके से यह तफ्तीश की शुरुआत हुई है, जिस तरह की पूछताछ हुई है, उम्मीदें तमाम लोगों की है कि सीबीआई की ये टीम अब सामने आई है तो क्या सामने आएगा, जो दूध का दूध है पानी का पानी, वो सबके सामने होगा या नहीं होगा। क्योंकि मुंबई पुलिस की जो तफ्तीश रही, उसके बाद बिहार पुलिस ने जिस तरीके से कोशिश की यहां पर पहुंचकर और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की, और आखिरकार सीबीआई ने यह जांच शुरू की है, ये बहुत अहम है सबके लिए। हमारे साथ दिवेश, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। दिवेश, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम अभी जो हैंडओवर होना था, सारे डॉक्यूमेंट्स लेने थे, जो भी केस के एविडेंस थे और केस डायरी थी, उसको लेकर अब सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन से अभी निकली है। ये टीम करीब 10 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर थी। हर चीज की जांच की गई, हर चीज का लिस्ट बनाया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद ये पूरा हैंडओवर अब जाके 9 बजे खत्म हुआ है। और उसके बाद सीबीआई की टीम जो कि दिल्ली से आई हुई है, सीबीआई एसआईटी की जो टीम है इस पूरे केस को प्रोब करने के लिए बनाई गई है, वो टीम अभी पूरा हैंडओवर लेकर यहाँ से निकली है। वो यहाँ पर फिर सूत्रों का कहना है कि वो बांद्रा पुलिस स्टेशन फिर से आ सकते हैं, क्योंकि बांद्रा पुलिस स्टेशन ही वो पुलिस स्टेशन है जहाँ पर पहले से इस केस की जांच चल रही थी और आगे भी वो अफसरों से पूछताछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं। अफसरों की भी पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि दिवेश, अभी तक तो बहुत सारे ऐसे पहलू थे इसके जिसकी जांच ही नहीं हुई थी। मसलन जिस चाबी वाले का आज हमने वो एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो सारी बातें दिखाई हैं, जो उसकी तरफ से सामने आई हैं, पूछताछ का कोई नाम ही नहीं, जबकि वो एक अहम गवाह के तौर पर, वो चश्मदीद के तौर पर इस पूरे मामले में हो सकता था। सीबीआई ये जो हैंडओवर ले रही है और आपका कहना है कि मुमकिन है कि दोबारा भी आए, लेकिन हैंडओवर की प्रक्रिया क्या हम पूरी समझे आज के इस दिन? जी, सूत्रों की माने तो उनका यही कहना है कि आज जो हैंडओवर की प्रक्रिया है वो आज पूरी हो गई है। जो भी केस डॉक्यूमेंट्स थे, विटनेस स्टेटमेंट्स थे, एविडेंस लिस्ट थी और इसके अलावा केस डायरी थी, जो सीज्ड आइटम्स थे वो सारे कुछ हैंडओवर कर दिए गए हैं। आज उसको पूरा कर लिया गया है। बांद्रा पुलिस के एसएचओ जो निखिल कापसे वो खुद मौजूद थे, वो खुद सुपरवाइज कर रहे थे सारी चीज़ों को। सीबीआई की टीम के डीवाईएसपी थे और उनके अलावा सीबीआई टीम में कुछ और डीवाईएसपीज और इंस्पेक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे जो अभी यहाँ से निकले हैं। और चाबी वाले की बात करें तो वो एक मुख्य विटनेस है, उसका स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था और अब आज हमारी स्टिंग ऑपरेशन द्वारा ये बताया गया है कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। 14 जून की सुबह जब सुशांत मरे हुए पाए गए, उनके बेडरूम में पंखे से लटके हुए पाए गए थे, उस दिन क्या हुआ था। तो उस स्टेटमेंट में जो कि उन्होंने आश्चर्य तो यही है ना कि मुंबई पुलिस की तरफ से भले दावे बहुत सारे किए गए हों, लेकिन फिर भी वो एक सूत्र को पकड़कर आगे चल रहे थे। और यही वजह है कि आज अदालत ने भी माना कि सीबीआई को यह जांच करनी चाहिए ताकि ट्रूथ मीट्स सनशाइन, यानी सच्चाई उस उजाले में, दिन की उस रोशनी में सब देख सकें। बहुत शुक्रिया दिवेश इस पूरी बातचीत के लिए। आज सुशांत केस के गवाह नीरज से सीबीआई ने पूछताछ की। नीरज से 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, मगर अधिकतर जवाब मुंबई पुलिस को दिए गए बयान से मेल खाते हैं। सूत्रों के अनुसार नीरज ने कहा कि वो 7 जून तक सुशांत और रिया के अनबन से नावाकिफ था।
सूत्रों के अनुसार नीरज ने सीबीआई को बयान में यह बताया है कि 13 जून की रात तक भी सुशांत के चेहरे पर उन्हें कोई परेशानी नजर नहीं आई। यहां तक कि जब सुबह सुबह उन्होंने जूस मांगा तब भी वो पूरी तरह नॉर्मल नजर आ रहे थे, न ज्यादा खुश न ज्यादा दुखी। ऐसे में जब उनका कमरा देर तक बंद रहा और अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो फिक्र हुई। उसने सिद्धार्थ पिठानी को इसके बारे में बताया और वो ताला तोड़े जाने के पहले तक हर 5-10 मिनट में उनके दरवाजे पर दस्तक देते रहे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच तो चल ही रही है, मगर इस जांच के बीच नए सवाल और नई आशंकाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और फिल्म निर्माता महेश भट्ट के बीच की व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद एक बार फिर हंगामा मचा है और सीबीआई की जांच की सुई इन दोनों के व्हाट्सएप चैट तक भी जा सकती है। सुशांत केस में सीबीआई की जांच की सुई फिल्म निर्माता महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की तरफ भी हो सकती है और इसकी वजह है दोनों के बीच होने वाली चैट। ये व्हाट्सएप चैट उसी 8 जून के हैं जिस दिन सुशांत का घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती निकली थी और उन्होंने महेश भट्ट से ये बात साझा की थी। तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा, मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। आप सही थे। इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। सिर्फ एक फिल्म के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत अलग था। आपके बोलते हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर। भारी मन से सुकून के साथ आपका पिछला कॉल आंखें खोलने वाला था। आप मेरे प्यारे हो। आप पहले भी थे और आप अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। मुझे हिम्मत मिली है सर, और आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के लिए कहा, उससे मुझे उनके लिए मजबूत बनाया। वो आपको प्यार और धन्यवाद भेज रहे हैं। आप हमेशा स्पेशल हो। 14 जून की सुबह सुशांत की मौत हुई और उस दिन भी रिया और महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ है। रिया ने लिखा, गुड मॉर्निंग सर, आपसे मैं अपनी ऊर्जा की रोजाना खुराक मांगती हूँ जो आप हर रोज मॉर्निंग कोट्स के जरिए मुझे भेजते हैं। बस इतना ही, लव यू। महेश भट्ट जवाब देते हैं, मेरे बच्चे को प्यार। फिर रिया लिखती है, लव यू सर, माई एंजल। उसी दिन दोपहर 2:35 पर महेश भट्ट रिया को मैसेज में कॉल करने के लिए लिखते हैं। मॉर्निंग में जो एक मैसेज आ रहा है उसमें यह है कि जब वो शायद 8 के आसपास में जब वो हटी है, यहाँ से गई है अपने घर को, उस दिन उनकी बात इनसे हुई है, वो जो फिल्म के बहुत बड़े ओल्ड सीनियर, हाँ, महेश भट्ट से। और महेश भट्ट को के से जो बात हुई है उसका मैसेज आ रहा है कि मैं वहां से आ गई छोड़ के और मैं ये मेरे लिए फैसला बहुत स्ट्रांग था। तो उनका कहना, महेश भट्ट का फैसला, कि तुम्हारा फैसला सही था, बट अब तुमको अपना जो अतीत में जाने का सोचने का है नहीं जरूरी। कितना महत्वपूर्ण सबूत है ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सबूत है। सुशांत की मौत से पहले और सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच व्हाट्सएप पर संवाद को लेकर सवालों की बौछार हो रही है। ये मैसेज का बाहर आना इस केस में उनके रिलेशनशिप को लेकर के नई कहानी कहता है, और इसमें जो भी आप नाम ले रहे हैं, जो लोग शामिल हैं, निश्चित रूप से अब ये जांच वहां तक पहुंचनी भी चाहिए और इसकी सत्यता पता भी चलनी चाहिए। इन व्हाट्सएप चैट से एक बात तो साफ होती है कि रिया और महेश भट्ट एक दूसरे से बात करने में काफी सहज हैं और रिया सुशांत से जुड़ी हर बात महेश भट्ट से बताती है। महेश भट्ट और रिया की इन तस्वीरों को लेकर सुशांत की मौत के बाद खुद फिल्म इंडस्ट्री में ही सवाल उठते रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन चैट को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और वो खुद इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ रिया के वकीलों ने जो पहले स्टेटमेंट जारी किया था, उससे यह बात साफ थी कि वो खुद तनाव में थी सुशांत की हालत को देखकर और वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन सुशांत के कहने पर, उनके इंसिस्टेंस पे वो बाहर गई।
मुमकिन है कि सीबीआई अपनी जांच में रिया और महेश भट्ट के बीच तमाम व्हाट्सएप मैसेज की गुत्थी को सुलझाने का काम भी शामिल करे। क्या पता रिया के कुछ और नए राज बेपर्दा हो जाएं। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ राम किंकर सिंह और कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। शेखर सुमन भी मूल रूप से बिहार के ही हैं। सुशांत के परिवार से उनका गहरा नाता था। सुशांत की मौत और महेश भट्ट को लेकर शेखर सुमन ने कई बातें आज तक से कही। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सुशांत सिंह राजपूत के लिए शेखर जी, आपने बहुत कोशिश की और सबसे पहले सीबीआई जांच की आवाज आपने उठाई थी। आप गवर्नर से मिले, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, आप तेजस्वी यादव से मिले। आज सीबीआई जांच वहां पर शुरू भी कर रही है, जबरदस्त तेजी के साथ कर रही है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, और क्या आपको लगता है अब इंसाफ होगा इस पूरे मामले में? शेखर जी, ये कहना बहुत मुश्किल है इंसाफ होगा या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी मैंने जैसा ट्वीट किया है कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार। तो ये एक लंबी लड़ाई चलेगी, लेकिन आगाज जो है अभी शुरुआत अच्छी हो गई है। जिस लड़ाई के लिए हमने ये पहल की थी, जिस मुहिम के लिए जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे, वो आखिरकार ऐसा लग रहा था, बीच में बहुत ज्यादा मायूसी हुई थी कि नहीं होगा, कई ताकतें इसके विपरीत लग रही थी, विरुद्ध लग रही थी। लेकिन कहते हैं कि जब जनता की ताकत सामने आ जाती है तो उसमें ईश्वरीय ताकत होती है। ईश्वर अपनी आवाज जनता 130 करोड़ जनता के जरिए हवाले से बुलंद कर रहा था। तो ये आवाज रुकने वाली नहीं थी, ये सुनामी से बढ़कर एक ताकत थी। आपका शक किन बिंदुओं पर आगे बढ़ा शेखर जी? अव्वल तो ये कि मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि जो उनके लटकने की जो थियरी है कि वो लटक के मरे, he hanged himself to death, तो वो हैंगिंग की तस्वीर आज तक किसी ने देखी ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना जिस घर में हुई और जहां 5, 6, 8 लोग थे, उसमें से किसी ने भी अपना फोन निकाल के कैमरे से एक भी तस्वीर नहीं ली। जब लिहाजा जो थियरी आगे प्रोपिगेट की गई थी कि ही वॉज हैंगिंग बाय द फैन, न वो फैन दिखा, न वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो मुंबई पुलिस जो है मैं बताने वाली थी कि क्या है, आज 1 महीने से ऊपर हो गया, उस कपड़े का टेंसाइल स्ट्रेंथ ही हमें नहीं बताया गया कि वो 85 किलो का भार ले सकती थी या नहीं। फिर गले में जो निशान थे वो कपड़े के चौड़े निशान होने चाहिए, वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल और सिलिंड्रिकल वो निशान था। वो किसी और इशारा कर रहा था कि उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया होगा। मैं तो ये मानता भी नहीं कि उसे लटकाया, मैं तो यही मानता हूं क्योंकि बिस्तर जिस तरह से बिल्कुल सलीके से सजा संवरा था, बिल्कुल साफ सुथरा था, अगर उस पर कोई चढ़ता, 4-5 लोग चढ़ के उसके बॉडी निकालते तो वो उसकी अवस्था जो है उथल पुथल वाली हो जाती। लेकिन बिस्तर बिल्कुल करीने से तरीके से सजा गया था, इसका मतलब कि उसे मार के कहीं सिर्फ लेटा दिया गया था। तीसरी बात ये कि उनके ही एक सर्वेंट ने कहा कि वो 15-15 मिनट पे आके देखा करते थे कि सुशांत क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो उसमें दरवाजा बंद कैसे था, दरवाजा बंद क्यों था? तीसरी बात या चौथी बात ये कि वो चाबी वाले जिसकी इतनी अहमियत थी, वो कमबख्त वो गया कहाँ? पुलिस ने उसकी उसमें तफ्तीश क्यों नहीं की उसकी? देखिए, शक हर कदम पर लोगों के मन में आया और उसकी ठोस वजह थी। हम आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव जो बातचीत हमने दिखाई है अपने दर्शकों को, जिसमें 8 जून को कोर्ट में ये कहते हैं कि सुशांत ने कहा था कि तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन वो महेश भट्ट से बात करके कह रही हैं कि आयशा कह के वो कह रही हैं आयशा हैज मूव्ड ऑन, धन्यवाद कह रही हैं। वो आगे ये भी कहती हैं कि डेस्टिनी इज ग्रेट कि आपसे मुलाकात हुई है। और कोर्ट में ये कहा कि सुशांत ने कहा था इसलिए मैं चली गई थी 8 जून को। और फिर वो 1 महीने के बाद आए सीबीआई इंक्वायरी की मांग, 1 महीने के बाद। तो आप अगर किसी की गर्लफ्रेंड है, आपको उनसे इतना प्यार है, आप उनके साथ रहे, तो ये तो आपका फर्ज बनता है कि उनके जाने के बाद भी हर रोज उनके परिवार के साथ रहें, पुलिस के पास रहें, उनको बताएं, उनसे पूछें ये इंटरोगेशन के बारे में। शक की सुई इन पर इसलिए जा रही है कि जब इनका एनुअल इनकम जो है रिया का सिर्फ 14 लाख या कुछ 18 लाख दिखाया जाता है, फिर वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर कर लेते हैं? उनके बॉडीगार्ड, उनके दोस्त, ये सब लोग जो है इतने दिनों के बाद कैसे आए?
मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, शुरू से ही ये लोग क्यों नहीं आए और शुरू से ही इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? तो आप जिस किसी भी कोण से, जिस किसी भी एंगल से इसे देखें, बात कुछ बनती नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स नॉट एडिंग अप। यहाँ ये भी समझ लीजिए कि मुंबई में सुशांत केस में सीबीआई जांच के 5 लोकेशंस हैं और अब यही सुशांत केस की जांच के हॉटस्पॉट हैं। पहली लोकेशन है सुशांत का बांद्रा वाला घर, जहां पर सुशांत की मृत्यु हुई। दूसरी लोकेशन है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जो सीबीआई की पूछताछ का केंद्र होगा। तीसरी लोकेशन है बांद्रा पुलिस स्टेशन। पुलिस इस जांच में सीबीआई की मदद करेगी। सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन का दौरा किया है। चौथी लोकेशन है रिया चक्रवर्ती का घर। रिया इस मामले में आरोपी है। 5वीं लोकेशन है कूपर अस्पताल, जहां डॉक्टर्स ने सुशांत की लाश का पोस्टमार्टम किया था। इस केस पर हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है। आगे इस केस में हम आपको कई अपडेट्स देंगे और कई बड़े खुलासे करेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस से अब भारत और चीन के बॉर्डर वाले केस की तरफ बढ़ते हैं। ये केस काफी उलझा हुआ है, क्योंकि इस मामले का कसूरवार चीन है, जो लगातार विश्वासघात कर रहा है। यही वजह है कि अब चीन के 7 सैन्य हवाई बेस पर भारत कड़ी नजर रख रहा है। इनमें से 3 एयरबेस तो लद्दाख के ठीक सामने हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मई से चीन लद्दाख में अड़ा हुआ है, पेंगोंग और गोगरा में जमा हुआ है। वादा खिलाफी चीन का रोग है और विश्वासघात हर रोज है। इसीलिए लद्दाख में भारत ने चीन के 7 बड़े सैन्य अड्डों को अपनी नजर और निशाने पर ले लिया है। केंद्र सरकार से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने आज तक को बताया है कि शिनजियांग और तिब्बत सैन्य क्षेत्र में मौजूद 7 चीनी सैन्य ठिकानों पर सैटेलाइट और सर्वेलेंस से जुड़े अन्य माध्यमों के जरिए पूरी नजर रखी जा रही है। इन 7 ठिकानों में से 3 लद्दाख के सामने मौजूद होतान, गरगुंसा और काशगर एयरबेस हैं, जबकि दूसरे बेस जैसे हॉपिंग, कोकाजोंग, लिंजी और पंगत भी भारत के स्कैनर पर हैं। अगर लद्दाख के मद्देनजर देखेंगे, इन चारों में होतान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि होतान मीन सी लेवल से सबसे नीचे है और वहाँ से ऑपरेट करना और वहाँ से काफ़ी जगहों में अटैक करना आसान है। इनमें से होतान एयरबेस पर चीन के 2 चेंगडू J-20 विमान अभी हाल ही में देखे गए थे। ये तस्वीर देखिए, ये जुलाई अगस्त की ही बताई जा रही है। ये J-20 फाइटर जेट्स इस बात का सबूत है कि चीन अपनी सैन्य तैनाती को लेकर काफी गंभीर है, ऑपरेशन के लिए तैयार है। जुलाई की कई सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि चीन ने भारत की आक्रामक हवाई तैनाती को देखते हुए अपनी तैनाती की है। सूत्रों ने बताया है कि चीन के 7 एयरबेस जिन पर नजर है, उनमें से 6 एयरबेस ऐसे हैं जो चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित लड़ाकू विमानों और बम वर्षक विमानों के बेस हैं। इसीलिए भारत सैटेलाइट और सर्वेलेंस से जुड़े अन्य माध्यमों के जरिए नजर रख रहा है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए अपनी वायुसेना को पूरी तरह एक्टिव किया हुआ है। भारत के तमाम लड़ाकू विमान जैसे सुखोई, मिराज, MiG-29 और हेलीकॉप्टर जैसे अपाचे और चिनूक लद्दाख में ऑपरेशनल है। हमारा तेजस पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। पश्चिमी मोर्चे की जिम्मेदारी तेजस के कंधों पर है और हमारे एयरबेस चीन और पाकिस्तान के साथ किसी भी टकराव के लिए तैयार हैं। चीन ने अपने फाइटर्स को वहां तैनात किया है और जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें चीन में ही बनाए हुए चेंगडू और शेनयांग सीरीज के फाइटर्स हैं और बॉम्बर्स भी हैं। ड्रोन और अवॉक्स को भी वहां डिप्लॉय कर रखा है और इन सब को काउंटर करने के लिए भारत की ओर से भी पूरी तरह मुस्तैदी है। लद्दाख के फिंगर इलाके में लंबे समय से चीन की सेना जमी हुई है। इसे लेकर भारत ने बार बार कड़ी आपत्ति जताई है। इस तनाव को कम करने के लिए पिछले कुछ महीनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अभी दोनों देशों के बीच WMCC की बैठक हुई, उसे भी
बहुत सौहार्दपूर्ण बताया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। बातचीत की आड़ में चीन अपनी तैयारियों को अंजाम देता रहा। फिंगर 4 से तनाव घटा तो जरूर, लेकिन वो अपने वादों के मुताबिक पीछे नहीं हटा। कई इलाकों में नए स्ट्रक्चर भी बना लिए, तैनाती बढ़ा दी। फिलहाल चीन पेंगोंग में फिंगर 5 पर मौजूद है। चीन ने फिंगर 5 से फिंगर 8 के बीच के इलाके में काफी कंस्ट्रक्शन भी किया है। लद्दाख ही नहीं, पूरे LAC पर चीन ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में चीन ने तिब्बत में 4600 मीटर की ऊंचाई पर आर्टिलरी गन की तैनाती की है। यह खुलासा भी हुआ है कि चीन ने तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। इसीलिए चीन पर यकीन नहीं किया जा सकता, उस पर नजर रखना जरूरी है। लेह से लेकर अरुणाचल तक चीन के इन 7 एयरबेसों पर चीनी सेना ने बॉम्बर से लेकर सुखोई जैसे लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं और ऐसे में भारतीय वायुसेना भी चीन की इन हवाई तैयारियों को देखते हुए अपनी तैयारियों में फिलहाल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। वक्त एक ब्रेक का है। कोरोना काल में बदलती आदतों की एक झलक इस ब्रेक के बाद, रहिए खबरदार। खबरदार में अब आपको कोरोना वायरस संक्रमण का अपडेट दे देते हैं और कोरोना काल में बदलती आदतों को दिखाने वाली एक तस्वीर भी आपसे शेयर करते हैं। चिंताजनक आंकड़ा यह है कि भारत में अगस्त महीने में 12 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं और ये इस महीने के आंकड़ों में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। अब तक भारत में 29 लाख से ज्यादा कोरोना केस आ चुके हैं और 24 घंटों में करीब 63,000 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की इस महामारी ने सबको अपनी आदतें, अपना रहन सहन बदलने पर मजबूर किया है। आज इस बदलाव को दिखाने वाली तस्वीर दुनिया में ट्रेंड कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने एक दूसरे का स्वागत हाथ मिलाकर नहीं बल्कि नमस्ते करके किया। यह अभिवादन हिंदुस्तानी है और कोरोना काल में इसे पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।